ख़याल तर्के मोहब्बत बजा सही लेकिन हुई ना यूं भी हमारी गुज़र तो क्या होगा। वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नोवेल इब्तिहाल। होपफुली आपको ये नोवेल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मज़ीद अच्छी अच्छी तहरीरें सुनने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नोवेल अच्छा लग रहा हो, तहरीर अच्छी लग रही हो या मज़ीद आप कोई अच्छी सी तहरीर सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इब्तिहाल का नेक्स्ट पार्ट। दुर्रे, जी भाई। दुर्रे फिशां लाउंज में बैठी मोबाइल चला रही थी। फ़ौरन से बोली, हाला को देखा है? बाहर बैठी थी वो उसी वक्त बाहर चला गया। तजस्सुस से मगलूब होकर वो भी उसके पीछे चली आई। दाएं जानिब अकबी लॉन की तरफ वो धूप में बेंच पर बैठी थी। ये आज तुम किस लड़के के साथ जंगल के रास्ते से आई थी? इब्तिहाल ने किताब से निगाह ऊपर उठाई। वो उसके सर पर खड़ा शदीद गुस्से में लगता था। तुमने देखा है तो मालूम भी होगा। मुझे कैफी ने बताया है। कैफी ने ये क्यों नहीं बताया वो लड़का कौन है? हाला। उसी पल मुलाजिम लड़का बैरूनी दरवाजे से भागता हुआ अंदर आया। वो रूमी भैया आए हैं, कहते हैं हाला को बाहर भेजो। वो भी जैसे कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। फौरन से उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। समीर का गुस्सा शदीद हुआ। वो बात कर रहा हो और कोई उठकर चला जाए, ऐसा तो घर का कोई भी फर्द नहीं करता था। तुम्हारी कोई बात शुरू भी हुई थी? रुको कर उसे देखा। दुर्रे फिशां अंदर बैठी है। ये सवाल जवाब उससे किया करो, मुझसे नहीं। मुठियां भींचे समीर ने उसी पल बैरूनी गेट अबूर करते देखा। वो बाहर निकली तो रूमी सामने ही खड़ा था। उम्र यही 13-14 बरस थी। जीन्स, स्वेटर, कोट और जॉगर्स पहने हुए। उसके स्याह बाल घुंघरियाले थे। जिस्म कुछ फर्बी माइल था। रंगत गंदमी और आंखों पर चश्मा था। ताशे जे ने नई किस्त कब की अपलोड कर दी और तुम अभी तक पढ़ने नहीं आई हो? आ ही रही थी। बैग कंधे पर डाले वो आहिस्तगी से बोली। रूमी उल्टे पांव उसके आगे चलने लगा। वो इन तमाम झलकियों और तस्वीर का हवाला दे रहा था जो उसकी पसंदीदा तरीन राइटर ने कुछ घंटे पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे। सवाल जवाब के सिलसिलों में कोई हिंट शेयर किया था। हरूफ के हेर फेर में कोई नंबर दिखाया था। किरदारों पर बात करता रूमी अपनी थ्योरीज पेश कर रहा था। उनकी गुफ्तगू हमेशा की तरह किस्से कहानियों से शुरू होती। किरदारों के रंगो मजाज और उनकी शख्सियात की हर परत को खोजती तवील होने लगी। रूमी कोई राय देता तो वो उसे रद्द करती। उसका कोई ख्याल होता तो रूमी मजाक में उड़ा देता। ताशे जे कि किसी भी कहानी को समझना आसान नहीं है। वो रूमी के साथ उसके घर में दाखिल हो चुकी थी। मोबाइल फ़ोन पर बात करते सबा की निगाह उस पर पड़ी तो दूर से ही उन्होंने हाथ हिला दिया। सदर दरवाजे से अंदर लाउंज से फिर सीढ़ियों की तरफ जाते वो रूमी के वालिद और दादा से भी मिली। हामिद साहब कल ही लाहौर से लौटे थे और उसके लिए गिफ्ट लाए थे। उनके बेइंतहा इसरार पर उसने गिफ्ट खोला तो तयशुदा नफीस सा गुलाबी स्वेटर सामने था। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने स्वेटर मेज़ पर वापस रख दिया। ज़रूरत के तहत नहीं, मोहब्बत से दे रहा हूँ बेटा। हमारे लिए रूमी और तुम एक ही हो। अब कि उन्होंने इसरार किया तो वो इनकार ना कर पाई। सबा आंटी के कहने पर उसने पहन कर दिखाया। बिल्कुल तुम्हारे साइज का है, अब इसे उतार ना मत। खुफी भरे प्यार से कहकर वो चली गई। इस घर का हर एक फर्द उससे खुश इखलाकी से मिलता था। रिश्ते की अपनी एक नोयत थी। मोहब्बत में उसका भी एक हिस्सा था। कुछ देर बाद वो रूमी के साथ उसके कमरे में आ गई थी। उसकी राइटिंग टेबल पर थी। अब वो लैपटॉप पर नई किस्त पढ़ने लगी थी। रूमी कुछ मुस्तरिब, कुछ एक्साइटेड सा टहलने लगा था। वो हर थोड़ी देर बाद घूम कर उसके तासुरात ज़रूर देख लेता। किस्त के इख्तिताम तक इब्तिहाल के तासुरात एक से रहे। आखिरी सफ़े के आखिरी जुमले पर उसने एक लंबी सांस भरी, फिर कुर्सी का रुख मोड़ लिया। हैरत हुई। नहीं? क्या मतलब नहीं? मुझे रिदा पर पहले से शक था, मगर तुमने अपने इस शक का इजहार तो कभी नहीं किया। रूमी ने उसे घूरा। मैं अपने शक अपने ही पास रखती हूँ। रूमी बुरबुरा का रह गया। फिर उसने इंस्टाग्राम पर ताशे जे का प्रोफाइल खोला। अगली एक साथ की झलकियाँ देखी, पोस्टें पढ़ी। ताशा जे ने कुछ देर कबल नई तस्वीर पोस्ट की थी। वो तस्वीर कैलिफोर्ड के एक कदीम किले की थी। इसकी दरो दीवार और जंगली नरगसी फूलों की। कैप्शन में कुछ शेर लिखा था।
रीडर्स की मोहब्बत और खुलूस का शुक्रिया भी अदा किया गया था। क्या ख्याल है, हम भी अपना तबसरा दें? तुम देना चाहते हो तो दो। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। हाला, समीर आया है, तुम्हें तुम्हारी दादो बुला रही हैं। रूमी ने गर्दन घुमाकर इब्तिहाल को देखा। उसके लब सख्ती से भींच चुके थे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बैग कंधे पर डालती वो अपनी जगह से उठी। मगर आज आज तो हमने कुछ प्लान करना था, याद है? वो गर्देजी हाउस। फिर कभी, मुख्तसर कहकर वो उसी वक्त कमरे से चली गई। सबा आंटी से मिलकर वो बाहर आई तो समीर सामने ही खड़ा था। दादो ने बुलाया है तुम्हें। वो मुझे कब से बुलाने लगी? उसके करीब पहुंचकर उसने उल्टा सवाल दागा। घर जाकर खुद पूछ लो। समीर की मुस्कुराहट फैली। वो घर पहुंची तो असमत बेगम उसके इंतजार में लाउंज में बैठी थी। दुर्रे फिशां सिंगल सोफे पर धंसी मोबाइल चला रही थी। सुना है रूमी वापस आ गया है। अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो असमत बेगम को देखे गई। स्याह शलवार सूट पर गुलाबी रंग का इंतहाई प्यारा स्वेटर उस पर खूब जच रहा था। स्वेटर नया था, गालिबन रूमी उसी के लिए लाया था। असमत बेगम के लब एक ही पल में भींच गए। ये स्वेटर कहाँ से आया? उसे अंदाज़ा नहीं था। असमत बेगम अब उसके पहने ओढ़ने पर भी नज़र रखेंगी। रूमी लाया होगा, और कौन लाएगा उसके लिए? तंजिया लहजे में जवाब समीर ने दिया था। रूमी के नाम पर दुर्रे फिशां एकदम से चौंकी। फिर उसने इब्तिहाल को देखा। स्वेटर तो कमाल का था। असमत बेगम को गुस्सा आ गया। क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? भूखी न दीदी हो, पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास। जब भी वो कुछ दे तुम ले लेती हो। इब्तिहाल चुप रही। अब वो इस्लामाबाद से वापस आ गया है तो रोज रोज चक्कर लगेंगे, कभी जंगल के, कभी उनके घर के। बच्ची नहीं हो अब तुम के ऐसे मुंह उठाकर किसी के भी घर चली जाओ। उसने सोचा। वो पूछे इतने सालों बाद अब अचानक उन्हें ख्याल आया। वो बची नहीं, उसका आना जाना दुरुस्त नहीं। हैरत अंगेज तौर पर उसने तब भी कुछ ना कहा। समीर की आंखें उसके चेहरे पर जमी थी। वो उसके तासुरात में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नखुवत देखना चाहता था, मगर इब्तिहाल ने अपना चेहरा सपाट कर रखा था। आइंदा तुम उसके साथ घर नहीं जाओगी। स्कूल से सीधा घर आना है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। इब्तिहाल ने आपके समीर को देखा। यकीनन ये पट्टियाँ उसकी ही पढ़ाई हुई थी। और ये स्वेटर जिससे लिया है, कल वापस कर देना इसे। कल क्यों? मैं अभी वापस कर आती हूँ। इस तमाम अरसे में उसने ज़बान खोली और स्वेटर उतारते बाहर निकल गई। असमत बेगम की तो कुछ समझ में ना आया। फ़ौरन से समीर को बाहर भेजा। वो तो चली गई। कहाँ? रूमी के घर दादो। वो अपनी जगह से यकदम उठ खड़ी हुई, ना समझी का तासुर लिए। कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। रूमी के दादा हमीद साहिब की कॉल थी। असमत बेगम ने तो गोया होश ही उड़ गए। क्या इब्तिहाल सच में? उन्होंने कॉल रिसीव करते इंतहाई खुशगवारी से उन्हें सलाम किया, मगर दूसरी जानब से जवाब कुछ सर्द मोहरी से दिया गया। भाभी, ये आपने क्या किया? इतनी ठंड में बच्ची को स्वेटर वापस करने भेज दिया। असमत बेगम का दाहिना हाथ पेशानी पर आ गया। नहीं भाई साहिब, मैंने तो, हमारी बच्ची है, अपने घर की है। तोहफे में स्वेटर अगर मैंने दे दिया तो क्या हो गया? हमीद साहिब इंतहाई खफा हो रहे थे। क्या हम फैमिलीज़ के दरमियान तहाइफ का तबादला पहले कभी नहीं हुआ? भाई साहिब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ, मैं खुद लेकर आया था सबा, और उसके लिए एक ही जैसे रंग का मैंने खुद पसंद किया था। आपने इब्तिहाल को नदीदी और भूखी कहा। वो तो ले ही नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती से दिया है। असमत बेगम शर्म से पानी पानी होने लगी। उनके गुमान में अगर होता कि इब्तिहाल चली जाएगी तो वो हरगिज़ ये बात ना कहती। मैं माजरत चाहती हूँ भाई साहिब, ऐसी कोई बात नहीं। घबराहट में उन्हें बात को रद्द करना याद न रहा। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हमारी भी बच्ची है, रूमी के साथ पली भरी है। आप कैसे तफरीक की बात कर सकती हैं? मामले को ठंडा करने में उन्हें वक्त लग गया। कोई वजाहत कारआमद ना थी कि माजरत करके वो रद्द का ऑप्शन खुद ही रद्द कर बैठी। माजरत करके फ़ोन बंद किया और शदीद गुस्से में वो दरवाजे तक आई। इब्तिहाल स्वेटर की जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हो रही थी। असमत बेगम को तैश के आलम में सीढ़ियों पर खड़ा देखा तो उसी तरफ आ गई। शुक्र करें मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे उनके घर जाने से भी रोक रही हैं। असमत स्टेप्स पर खड़ी थी और वो नीचे थी। फासला कम मगर ऊंचाई ज़्यादा थी, फ़र्क ज़्यादा था। अपनी माँ की तरह डाइन बन गई हो। माँ डाइन होती तो मुझे ना बनना पड़ता। असमत बेगम की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गई। शाहजेब आ जाए तो तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ।
बाप के जिक्र पर इब्तिहाल की आंखों पर सख्ती आ गई। कत्ल करेंगी या जिंदा जमीन में गाड़ेंगी? निकाह करके रुखसत करूंगी तुम्हें जल्द अज जल्द। इब्तिहाल को हंसी आ गई। गोया दफन कर देंगी मुझे। हाँ हाँ, दफन करूंगी तुम्हें। ये जो कैंची की तरह जुबान चलती है इसे काट कर रख दूंगी। असमत बेगम का खून खोलने लगा। आज रूमी के दादा मुझसे इस जख्म का पूछ रहे थे। मैंने कह दिया कि गिर गई थी। उसने पेशानी से बाल हटाए। अगली बार बता दूंगी कैसे गिरी थी। अपने स्वेटर की जेबों में हाथ डाले वो लोन के रास्ते अपने कमरे की जानिब भाड़ गई थी। शदीद गुस्से के आलम में असमत बेगम अपनी जगह खड़ी रह गई थी। बादलों की हल्की हल्की घन गर्ज से हरनाई का आसमान गूंज उठा था। पूरी वादी तूफान हवाओं की जद में आ चुकी थी। घने जंगलात की गहराइयों में जरा सी बुलंदी पर लकड़ी का 2 मंजिला मकान ऐस्तदा था, जिसकी सुर्ख रंग की मखरूती छत पर बारिश तर तर बरस रही थी। करीब में तालाब था, बकरियों का एक बाड़ा भी। इन्हीं बकरियों और घोड़े के लिए छोटी सी कोठरी बनाई गई थी ताकि सर्द मौसम और बारिशों में उन्हें हिफाजत में रखा जा सके। इसी कोठरी का दरवाज़ा सख्ती से बंद करते अम्मो जान बारिश में भीगती हुई घर के अंदर आ गई थी। लकड़ी का फाटक बंद करके जंजीर चढ़ाकर उन्होंने ताला लगा दिया था। उनके अकब में सराय से गुलहरी की तरह फुदकता राकान सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर और भाग भाग कर खिड़कियों पर कुंडियाँ चढ़ा रहा था। इस काम से फारिग होकर वो कटी हुई लकड़ियों का ढेर आतिशदान के पास जमा करता मेज पर चढ़ गया था। ऊपरी कैबिनेट से मोमबत्तियों का शॉपर निकाले वो कूद कर नीचे उतरा। अम्मोजी ने मुस्कुरा कर उसे देखा। स्याह ट्राउजर्स पर सफ़ेद रंग का स्वेटर जेब तन किए वो अब आतिशदान में लकड़ियां डाल रहा था। उसके जॉगर्स के तस्मे खुले हुए थे। हुडी कंधों पर गिरी हुई थी। सुनहरी ब्राउन बाल बेतरतीबी से पेशानी पर खड़े थे। ठंड के बायस नाक और भरे भरे गाल सुर्ख थे। नज़र हटाकर वो खिड़कियां चेक करने लगी, कहीं कोई खिड़की खुली ना रह गई हो। ऊपर नीचे हर जानिब से तसल्ली करके अपने हाथ में मेगा टॉर्च उठाए अब वो उसके पास आ गई थी। ड्राइंग रूम नुमा एक खुली जगह थी जहां आतिशदान के गिर्द सोफे रखे थे। शोलों की लपक झपक के साथ लकड़ियों के चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आतिशदान के सामने लकड़ी के फर्श पर नरम गद्दा, उस पर रजाई और रजाई के ऊपर एक और रजाई लिए वो पेट के बल लेटा था। उसके हाथों में ताशा जे की एक किताब थी जो वो आज स्कूल की लाइब्रेरी से लाया था। अम्मो जान उसके पास बैठ गई। बादल इस शिद्दत से गरजे कि वो किताब को रखता फौरन से अम्मो जान की गोद में अपना मुंह छुपा गया। उसकी पेशानी का बोसा लेते अम्मो जान ने बेख्तियार खिड़कियों की तरफ देखा। बादलों की गर्ज और बिजली की कड़क में एक नागहानी आफत का तस्वुर पोशीदा था। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र और दुआ का विर्द शुरू कर दिया। राका ने फिर से किताब उठा ली। चंद एक बार सफ़े पलटते उसकी आंखें पूरे दिन की थकावट लिए नींद से बोझल होने लगी। किताब उसके हाथ से छूटकर सीने पर गिर गई। अम्मो जान ने किताब हटा दी। उसके बालों में हाथ फेरते उन्होंने रजाई उस पर ओढ़ा दी। उनके अकब में मेज के उस पर शेल्फ बने हुए थे जहां लकड़ी के मुनक्कश बॉक्स धरे थे। शीशम और देवदार की तख्तियां रखी थी। नक्शो निगारी का सामान भी पड़ा था। लकड़ी कटाई के औजार भी थे। वही कहीं उनके हाथ से काढ़े हुए गलीचों का ढेर भी रखा था और कढ़ाई से मुज़य्यन मेज पोश और तकियों के गिलाफ भी। उनका हुनर घर के हर कोने में मौजूद था। घर के अंदर जगह जगह मेगा टॉर्च लाइट्स के सिवा मोमबत्तियां रोशन थी। जाने क्यों इन मोमबत्तियों को देखकर उन्हें इब्तिहाल का ख्याल आया। राकान की तरफ से कुछ तसल्ली करके वो उठकर शेल्फ के पास चली गई। पंजों के बल बैठकर उन्होंने आखिरी दराज खोली। ऊपर से गालीचे हटाकर उन्होंने नीचे देखा। दराज के अंदर एक डिब्बा रखा था और सफ़ेद रंग का लिपटा हुआ एक मफलर भी, जिस पर खून के फैले हुए दाग थे और मट्टी लगी थी। गहरी सांस भरकर उन्होंने जैसे इन अशिया की मौजूदगी की तसल्ली की थी। गलीचा और ऊपर रखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बादलों की घन घट मशरिक से उठी तो उनकी निगाह बेख्तियार राकान की तरफ चली गई। रजाई ओढ़े वो गहरी नींद सो रहा था। अब कोई आवाज़ उसके आराम में मुखल नहीं हो सकती थी। कुछ देर तक वो उसे देखती रही, फिर सामने मेज़ पर जा बैठी। टॉर्च की रोशनी में सर झुकाकर वो अधूरा गलीचा मुकम्मल करने लगी थी। उनके अकब में खिड़कियों के उस पार हरनाई का जंगल बारिश के शोर में अपनी हर आवाज़ अंदर कहीं दबा चुका था। शाहजेब की आमद की खबर खानदान भर में फैल गई थी। 14 बरस बाद वो वापस आ रहा था। असमत आरा के पाँव जमीन पर ना टिकते थे।
तख्त पर बैठे बैठे कई इंतज़ाम कर लिए, कई लोगों को फ़ोन घुमा दिया, उसके दोस्त अहबाब और आखिर में अनोशे की माँ से भी बात की। वो कराची में रहती थी और इस खबर पर बेइंतहा खुश थी। घर की कमरे की हत्ता के शाहजेब के कमरे की भी सफाई उन्होंने मेराल से करवाई। मुलाजमा साथ थी मगर ज़्यादा मेहनत उसे ही करना पड़ती थी। जो ज़रा सी कमी बेशी रह जाती तो असमत बेगम के अताब का निशाना वही बनती थी। उनकी बहू अनोशे के दीदाजे मलबूसात हैंग करके उसने अलमारी में लटकाए। जो कपड़े और शलवार सूट शाहजेब के लिए मंगवाए गए थे उन्हें भी इस्त्री करके उसने अलमारी में सजाया। असमत बेगम वहीं थी, हर काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। जहन किसी न किसी सोच में उलझा तो वह मेराल का चेहरा देखने लग जाती। बिल्कुल आम से हुलिये में उन्हें पास खड़ी मुलाजमा से भी कम तर लगी। मुलाजमा के कम अज कम कपड़े तो अच्छे थे मगर उसके तो ना जाने किस एहसास के तहत उनके लबों पर मुस्कुराहट सी उभरी। उन्होंने मुलाजमा को वहीं से भेज दिया। इस घर की नौकरानी हो तब ही इस कमरे में हो, तुम्हें कुछ और समझा होता तो यहाँ ना खड़ा करती। ड्रेसिंग टेबल पर कॉस्मेटिक का कुछ सामान तरतीब से रखते उसके हाथ थम गए थे। ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसने असमत बेगम का अक्स देखा। जाने क्यों वही अक्स धुंधला हुआ, हालांकि वो तो बस अपना काम कर रही थी, वही काम जो मामूल का था, वही सफाई जो रोज होती थी। तुम्हें देखकर उन लड़कियों को इबरत पकड़नी चाहिए जो घर से भाग कर शादी करती हैं। असमत बेगम का सर हनूज उठा हुआ था और गर्दन में सरिया था, आंखों में गरूर और अंदाज में तमकनत। वो झुक कर कुछ चीजें दराजों में रखने लगी। फिर उसने बेड पर तकियों की तरतीब दुरुस्त की। तुम्हारी भी क्या जिंदगी है, उनके लहजे में तंज उतरा। अल्लाह की पनाह। उसी लम्हे दुर्रे फिशा भागती हुई अंदर आई। दादो, फूफो का फोन है। असमत बेगम के तासुरात एकदम से नरम पड़ गए। फोन कान से लगाते उन्होंने उसे जाने का इशारा कर दिया। काम वो मुकम्मल कर चुकी थी, सो बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतर कर वो नीचे आई तो कामरान ने चाय का मुतालबा कर दिया। उसने चाय बना कर दी और फिर ज़रा देर को सुस्ताने के लिए सरमा की धूप में जा बैठी। जो कमरा उसे दिया गया था वो किचन से मुल्हिक मगर घर से अलग था। वहाँ एक शाह बलूत था या फिर लकड़ी का बेंच जिस पर अक्सर इब्तिहाल बैठी रहती थी। आज वो अंदर थी और उसे खिड़की से देखकर बाहर आ गई थी। लॉन में रंग बिरंगी बत्तियां लगवाई जा रही थी। शादी का घर था मगर अब तमाम तैयारियां वक्त से पहले की जा रही थी ताकि शाहजेब का इस्तकबाल शानदार तरीके से हो। मुलाजमों से वही तवील लिस्ट थमा कर गई। उसे शाम के खाने पर क्या क्या बनाना है। बेगम साहिबा कह रही हैं 8 बजे की फ़्लाइट है, 9 बजे तक खाना तैयार मिलना चाहिए। कागज़ के टुकड़े को हाथ में लिए वो खाली नज़रों से सामने देखने लगी। दुर्रे ने मुझसे पूछा शाहजेब आ रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं? गलत सवाल था, गलत बंदी से पूछा उसने। मेराल गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगी। बंद दरवाजे से टेक लगाए वो अपनी तंजिया निगाहें उसके चेहरे पर जमाए हुए थी। बराबर कटे कत्थई बाल माथे पर बिखरे थे, आंखों में कई शिकवे धरे थे। उसके चेहरे पर धूप पड़ती थी तो सुबह रंगत सुर्ख हो जाती, मगर उस पल चेहरे पर धूप ना थी, फिर भी वो सुर्ख लग रही थी। सवाल तो आपसे होना चाहिए, 15 साल बाद शाहजेब आ रहा है। 15 साल बाद शाहजेब के लिए उसका लहजा और अल्फाज किसी भी अदबी तकाज़ों से आरी होते थे। वो उसके लिए बस एक अजनबी सा मर्द था जिसे दुर्रे फिशा उसका डैड कहती थी और मेराल उसके लिए एक आम सी औरत थी जिसे सब उसकी माँ कहते थे। खुद उसने अपनी ज़िंदगी में दोनों को ना कोई मुकाम दे रखा था ना रुतबा। आप उसके कमरे की सफाई करके आ रही हैं। वो मेराल पर हंसी। उसकी बीवी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, कैसे रहेंगी आप अब? आप यहाँ सामना कर लेंगी? उसे सोच सोच कर मज़ा आ रहा था। वो मिराल की बेबसी पर मसरूर हो रही थी। वैसे कितनी हैरत की बात है ना, जो भगा कर लाया था उसके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं और जिसे भगा कर लाया था वो घर की नौकरानी बनी हुई है। मिराल के तासुरात में कुर्ब घुल गया, आँख के गोशे भीग गए। इब्तिहाल की हर बात ऐसे ही तीर की तरह दिल में पैवस्त होती थी। चुप कर जाओ, मुझसे दुर्रे फिशा ने पूछा। आपसे किसी ने नहीं पूछा, आपकी देवरानी जेठानी ने, फूफो ने भी नहीं पूछा। मेराल अपनी जगह से उठ गई। उसके लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया था। एक बार अपने घर से भागी थी आप, यहाँ से नहीं भाग सकती। उसे जाता देखकर इब्तिहाल को एकदम गुस्सा चढ़ा मगर उसने जवाब नहीं दिया। वो अंदर जा चुकी थी और एक बार फिर उसने खुद को काम में मसरूफ कर लिया था। किचन में अब वो शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। वो खाना जिसे शाहजेब और उसकी फैमिली को बाद में पेश भी करना था।
बागीचे में कुर्सी पर बैठे शाहजील ने गहरी सांस लेकर निगाहों का जाविया बदला तो दरवाजे के उस पार उसे दिलरुबा नजर आई। उसने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और बाल आज खुले छोड़ रखे थे। हाथों में ट्रे लिए वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई थी। उसे यूं ताशे की ट्रे उठाकर बागीचे में कुर्सी पर बैठे शाहजील ने गहरी सांस लेकर निगाहों का जाविया बदला तो दरवाजे के उस पार उसे दिलरुबा नजर आई। उसने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और बाल आज खुले छोड़ रखे थे। हाथों में ट्रे लिए वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई थी। उसे यूं नाश्ते की ट्रे उठाए देखकर हैरान हुआ था। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेज़ पर ट्रे रखते वो कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। कुछ देर तक यहाँ वहाँ देखते वो कुछ हिम्मत मुजतिमा करती रही। कई बार उसने गाल पर फिसलती लिटों को पीछे किया, अपने बूंदों को छुआ, फिर उसकी जानिब देखा। मैंने उसी रात तुमसे काफ़ी रुडली बात की। वो बोली तो उसका लहजा सख्त नहीं था, बल्कि मैंने तुमसे हमेशा रुडली ही बात की है। वो चौंक कर उसे देखने लगा। अमल की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं फिर भी चली गई। बाद में मुझे एहसास हुआ मैंने बहुत गलत किया। इनफैक्ट मैं हमेशा से तुम्हारे साथ गलत ही करती आ रही हूँ। बागीचे में कुर्सी पर बैठे शाहजील ने गहरी सांस लेकर निगाहों का जाविया बदला तो दरवाजे के उस पार उसे दिलरुबा नजर आई। उसने सफ़ेद रंग का गाउन पहन रखा था और बाल आज खुले छोड़ रखे थे। हाथों में ट्रे लिए वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई थी। उसे यूं नाश्ते की ट्रे उठाए देखकर हैरान हुआ था। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मेज़ पर ट्रे रखती वो कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। कुछ देर तक यहाँ वहाँ देखते वो कुछ हिम्मत मुजतमा करती रही। कई बार उसने गाल पर फिसलती लिटों को पीछे किया, अपने बूंदों को छुआ, फिर उसकी जानिब देखा। मैंने इस रात तुमसे काफ़ी रुडली बात की। वो बोली तो उसका लहजा सख्त नहीं था, बल्कि मैंने तुमसे हमेशा रुडली ही बात की है। वो चौंक कर उसे देखने लगा। अमल की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं फिर भी चली गई। बाद में मुझे एहसास हुआ मैंने बहुत गलत किया। इनफैक्ट मैं हमेशा से तुम्हारे साथ गलत ही करती आ रही हूँ। कप में चाय अंडेल कर उसने सामने रख दिया। केक पीस भी पेश कर दिए। आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए वो उसे देखता रह गया। तुम सोच रहे होगे अचानक ये बदलाव कैसा है, और मैं हर रात सोचती हूँ तुम्हारी मोहब्बत के जवाब में मेरा रवैया क्यों ऐसा है। दुर्दाना भाभी भी कहती हैं मैं अपना घर बर्बाद कर रही हूँ, लेकिन मेरे अपने कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाई। ज़ारा ने मुझे अपनी एक दोस्त से मिलवाया है, डॉक्टर फीहा। वो एक थेरेपिस्ट हैं। हमारी काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई। बात करते करते उसने अपना हाथ शाहजील के हाथ पर रख दिया। शादी के बाद पहली बार उल्फत और मोहब्बत की कोई इब्तिदा उसकी तरफ से हो रही थी। मैंने उससे हमारी ज़िंदगी के बारे में बात की है। मेरा ये रवैया और सख्ती और जिस तरह से मैं तुमसे भागने की कोशिश करती हूँ, उसने बताया मुझे कुछ इश्यूज़ हैं और ये कि मैं उन्हें हल कर सकती हूँ और हम दोनों एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। शाहजील उसे देख कर रह गया। वो तलाक के लिए वकील से बात कर चुका था। उसने कागजात भी तैयार करवा लिए थे। मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ शाहजील। वो जानती थी शाहजील कबीर को उससे मोहब्बत थी। उसे इल्म था वो उसकी धड़कन और कमज़ोरी भी थी। यकीन था कि वो माजरत कबूल कर लेगा और उसने कर ली। दिलरुबा का हाथ अपने हाथों में लिए धीरे से मुस्कुराया। इट मीन्स अ लॉट। मैं काफ़ी परेशान था। कुर्सी घसीट कर करीब बैठते हुए उसने शाहजील के कंधे के साथ अपना सर मस किया। ऊपर राहदारी की दीवार गिर खिड़कियों से ये मंजर देखते दुर्दाना की भूमें उठ गई। ये क्या हो रहा है भाई? दिलरुबा इतनी रोमांटिक, उसे यकीन नहीं आया। बात बात पर तलाक मांगने वाली दिलरुबा को अचानक ये क्या हो गया था। और नीचे बागीचे में दिलरुबा शाहजील के साथ पहली बार खुश इखलाकी और इसलूबी से नाश्ता कर रही थी। इब्तिहाल किचन की खिड़कियों में आ खड़ी हुई। निगाहें मेराल के चेहरे पर जमी रही। वो देखना चाहती थी कि मेराल गम के पहाड़ कहाँ छुपाए रखती थी कि चेहरे पर जल्जले के आसार ही न थे। उसकी आंखों में सालों का सकूत ठहरा था और तासुरात में कुछ दुख ना था। इब्तिहाल को लगा मेराल का चेहरा हकीकी नहीं, किसी रिपोर्ट का है या किसी बेजान सी मूरत का जिसके तासुरात को खामोशी में ढाल दिया गया है। वो किचन में उसे देखने कई बार आई। हर बार उसने चाहा उसे टूटते बिखरते और किचन के फर्श पर ढेर होता देखे। शाहजेब की वापसी कोई मामूली बात ना थी, ज़रबकारी थी, चोट गहरी थी। उसने चाहा दरार चटक जाए। मेराल के अंदर के सन्नाटों में तूफान बरपा हुआ।
बोलचाल आ जाए, मगर कुछ ना हुआ। वो रोज़मर्रा की तरह पूरे एहतमाम से अपना काम कर रही थी, देखभाल करके कहीं कोई कमी बेशी ना रह जाए। रोज़मर्रा की तरह इस रात का खाना भी एहतमाम से तैयार होता रहा। वो मायूस होकर पलट गई, कमरे में कुछ देर तक टहलती रही। फिर उसने खुद को टटोला। उसके एहसासात कैसे थे? वो क्या सोच रही थी, क्या चाह रही थी? हारन की आवाज़ के साथ शोर सुना तो फौरन ही बाहर आ गई। शाह बलूत के पास रुककर उसने बहुत आगे तक देखा। गाड़ी पोर्च में खड़ी की जा चुकी थी। शाहजेब बाहर निकल रहा था। 3 पीस सूट में मलबूस एक वजीहा मर्द, जेल से जमे हुए बाल और निखरा हुआ चेहरा। साथ ही उसकी बीवी थी, मगर भी तर्ज के लिबास में मलबूस, इंतहाई स्टाइलिश सी, मगर वजन कुछ बढ़ा हुआ था। 2 बेटियां भी थी। वो बेतासुर निगाहों से उन्हें देखते वहां खड़ी रही, छुपकर, जैसे किसी की ताक में हो, इंतजार में हो, जैसे शाहजेब घर के तमाम अफराद से मिलने के बाद कोई सवाल इस्तफसार करे, किसी को तलाशे, किसी का पूछे। मगर उसके वहां गायब कोई ना था, सब हाजिर थे। माँ, बहन, भाई, भांजे, भतीजे। कैसी रौनक लग गई थी। एक शाहजेब की वापसी ने कितनी खुशियां बखेर दी थी। वो असमत बेगम को देखती रही, जो अपने बेटे की बलाएं लेते ना थकती थी, पोतियों को भींचकर खुद से लगाती थी और बहू को बार बार अपने करीब कर रही थी। ऐसी चाहत, मोहब्बत और उल्फत का नज़ारा उसे मुतहय्यर सा कर गया। वो अंदर चले गए तो वो दबे पांव चलती हुई दीवार गिर खिड़कियों के पास आ गई। अंदर का मंजर यहाँ से नजर आता था। वो शाहजेब को देख रही थी, यकटक, पलकें झपकाए बिना। उसने शाहजेब का चेहरा एक तस्वीर में देख रखा था, मगर वो तस्वीर 15 साल पुरानी थी और साकत थी। ये चेहरा नया था और जिंदा था। वो पहली बार अपने बाप को देख रही थी, वो बाप जिसने उसे कभी ना देखा था। अपनी बहन भाइयों में सबसे अलग और मुनफरद नजर आ रही। इब्तिहाल बिन्नते शाहजेब, अब पलट जाओ वापस। उसके अंदर एक आवाज उभरी, एक शोर उठा और वो पीछे हटी, फिर कमरे में चली गई। उसके तासुरात में अब वही खामोशी आ चुकी थी और आंखों में वही सन्नाटा छा गया था। अब वो बेड पर बैठी थी और मेराल को सोच रही थी। मेराल क्या करेगी? इतना अरसे बाद शाहजेब को सामने देखेगी तो क्या करेगी? फिर से जगह हथियाएगी, शोर करेगी, या उस मोहब्बत के हाथों मारी जाएगी जो मोहब्बत गुज़श्ता 15 सालों से उसे पल पल मारती आ रही थी। उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। टांगें झुलाते हुए उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे को देखा। दिल चाहा उठकर जाए और मेराल इस्फंद का अब चेहरा देखे, आंखें देखे, चीखें सुने और उस पर हंसे, खूब हंसे। 15 सालों का इंतजार, और मिला भी तो क्या? शोहर, उसकी बीवी और बच्चे। वो हंसने लगी। मेरान कितनी पागल थी। भला कोई किसी बेवफा की खातिर अपनी जिंदगी के कीमती माहों साल का भी यूं ज़या करता है? भक्कारी बन के इस दर पर रहता है जिसका वो हकदार हो। वो सोचती रही और आंखों में हिज लिए बंद दरवाजे को देखती रही। कबीर हाउस का माहौल दिलरुबा के रवैये की वजह से अचानक बदल गया था। अब वो सुबह के नाश्ते पर और शाम के खाने पर भी डाइनिंग टेबल पर नजर आने लगी थी। मुलाजमों के साथ उसका लहजा वैसा ही था, मगर घर के मकीनों के साथ उसने जैसे एक अनदेखी सी सुलह कर ली थी। अरीबा और हादी से उसने खूब बातें की। सफ़ीर से भी अपने रवैये की माजरत कर ली, मगर दुर्दाना से उसने अपना फासला हनूज बनाए रखा। दुर्दाना मैंने खेज निगाहों से उसके रवैये का बदलाव मुलाहिजा करती रही। ये कैसी थेरेपिस्ट है जिसने हमारी दिलरुबा को इतना बदल दिया? दिलरुबा काफ़ी बना रही थी, सुलग कर रह गई। तुम्हारी कहानी में काफ़ी झोल है, समझ ही नहीं आ रहा। अपनी पेशानी को छूकर वो मुस्कुराई। दुर्दाना की मुस्कुराहट हमेशा की तरह आज उसे जहर लगी थी। क्या समझ में नहीं आ रहा? उसने कॉफी मग में अंडेली। ये तलाक तलाक करते अचानक इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? दिलरुबा ने बहुत जब्त से उसकी तरफ देखा। भाई मुझे भी अपनी थेरेपिस्ट से मिलाओ, मैं उसके हाथ चूमना चाहूँगी कि दुनिया भर के नफ्सियाती माहिरीन 6 माह साल लगा देते हैं और तुम्हें तुम्हारी डॉक्टर ने एक दिन में ठीक कर दिया। भाई वाह! दिलरुबा का दिल चाहा गरम कॉफी उसके चेहरे पर अंडेल दे या कॉर्नर में रखी हुई छुरी उठाकर उसके पेट में घूंप दे। उसका पूरा वजूद अनदेखी आग में एक बार फिर जलने लगा था। सफ़ीर और उसके बच्चे, हत्ता के शाजिल तक ने यकीन कर लिया था कि वो अपनी ज़िंदगी को संवारने और इस रिश्ते को नई तर्ज पर निभाने की कोशिश कर रही है। मगर दुर्दाना, मानना पड़ेगा, बहुत जीनियस हो, लेकिन तुम्हारे इस खेल को एंजॉय करने से ज़्यादा मुझे अंजाम का सस्पेंस ज़्यादा हो रहा है। मेरे लिए इस वक्त तुम नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनी हुई हो और हर नए दिन तुम्हारा एक नया एक्ट मुझे बहुत इंटरटेन कर रहा है। तपते हुए
मग पर दिलरुबा की गिरफ्त सख्त हो गई थी। उसके पूरे खेल का पर्दा चा किए वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वैसे अच्छा होगा अगर तुम मेरी बजाय सफीर भाई पर तवज्जो दो। दुर्दाना को हंसी आ गई। ये बात तुम कह रही हो जिसने अपने शोहर को बस अभी 2 हफ्तों से देखना शुरू किया है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। वो गुस्से से पांव पटकती किचन से निकल गई। दिलरुबा डार्लिंग, उसने किचन से निकलकर उसे पुकारा। कल का दिन मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। सुना है तुम शाहजिल के साथ घूमने फिरने जा रही हो। दिलरुबा ने सामने ही ड्राइंग रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। दुर्दाना लबों पर मुस्कुराहट लिए अपने बालों में हाथ फेरती सीढ़ियों की जानिब भाड़ गई। कितनी बार कहा है दुर्दाना, मत उलझा करो उससे। दुर्दाना कमरे में दाखिल हुई तो सफीर ने कहा। बेड पर नींद दराज वो मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। उलझ कहाँ रही हूँ, मैं तुझे सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो पहेली नहीं, एक इंसान है। इंसान ज्यादा पेचीदा होते हैं, उन्हें ज्यादा गौर से देखना पड़ता है। वो उसके पास आ बैठी। दुर्दाना, इतनी मुश्किल से घर का माहौल कुछ पुरसुकून हुआ है, अब इसे प्लीज खराब मत करो। खराब मैं कर रही हूँ? आपको उसके रवैये का बदलाव अजीब नहीं लग रहा? दिलरुबा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इसमें अजीब क्या है? ये एहसास उसे आप सब के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ। तो तुम इसलिए उसके पीछे पड़ी हो क्योंकि उसने तुमसे एक्सक्यूज नहीं किया? दुर्दाना ने मुस्कुराकर सफीर को देखा। क्या आपने आज से पहले मुझे उसके किसी रवैये या टेंट्रम पर कोई कमेंट करते देखा है? सफीर उसे देख कर रह गया। ये हकीकत थी कि दिलरुबा का रवैया इस घर में जैसा भी रहा था, दुर्दाना ने कभी भी उसकी किसी हरकत पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। बात जब हादी और अरीबा पर आई थी तब भी नहीं। उसने सिर्फ बच्चों को समझा दिया दिलरुबा का सामना ना करें और बात यही खत्म हो गई थी। मगर अब दुर्दाना, वो बहुत चालाक लगी है, एक्ट कर रही है। कुमॉन यार, अब एक तरफ से आग बुझ गई है तो तुमने भड़का भड़का कह रही हूँ। लहजे में एतमानान लिए वो अपनी जगह से उठ गई। आपको दिखा रही हूँ, बाद में ना कहिएगा दुर्दाना तुमने क्यों ना कहा। सफीर उसे देख कर रह गया। बेगम साहिबा कह रही हैं और कितनी देर है? सकीना बीबी ने किचन के दरवाजे में रुक कर पूछा था। बस हो गया, कहकर वो तमाम डिशेज एक एक करके डाइनिंग हॉल में रखती गई। नौकरानी हो तब ही यहाँ हो, तुम्हें कुछ और समझा होता तो कभी यहाँ खड़ा ना करती। उसका हुलिया अबतर था, चेहरे की रंगत जर्द पा रही थी, कुछ लिटें गालों से लगी हुई थी और हल्का सा लिबास सिलवट ज़दा सा। सुबह उसे जल्दी में कपड़े इस्त्री करने का वक्त ही नहीं मिला था। सकीना बीबी ने सारता पैर उसे देखा, फिर तासुब से सर हिलाते एक गहरी सांस भरी। अल्लाह भला करे तेरा। मिराल ने नहीं सुना। वो आखिरी डिश उठाए डाइनिंग रूम में गई। मेज पर असमत बेगम के पहलू में बैठे शाह जेब ने निगाह उठाई, मिराल की नजरों से टकराई। कई लम्हे, कई पल जाने किस अजाब से गुजरे। गुज़श्ता 15 साल सिमट कर ख़त्म हुए। वक्त कहीं पीछे ले गया। यूनिवर्सिटी के सरसब्ज अहाते पर उसके साथ हंसती हुई वो लड़की, रेस्तोरां में शादी की पेशकश करता वो सड़क किनारे बारिश में भीग कर उसके पास आती मिराल बिन्नते असफन। और मिराल बिन्नते असफन, क्या आपको शाहजेब वल्द ज़मान अहमद के साथ हक महर सिक्का राइजुल वक्त 5000 रुपये, ये निकाह कबूल है? कबूल है शाहजेब। वो असमत बेगम की आवाज़ पर चौंका। वो अनोशे की पुकार पर हिला। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सब उसे देख रहे थे। कामरा ने अचरती निगाह उसके चेहरे पर डाली थी। समरा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो जान गए अब भी क्या हुआ था, वो क्यों पत्थर हो गया था। बराबर में बैठी अनोशे हर बात से ला इलम थी, इस वजूद से भी जो अभी अभी उसके शोहर को हला कर गया था। उसकी आंखों में मिराल के लिए एकदम से गुस्सा और नफरत आ गई। डिश मेज पर रखते बसमत बेगम की जानिब मुतवज्जा हुई, जिन्होंने सर्द मोहरी से कोई ऑर्डर देते उसे जाने का इशारा कर दिया था और वो वहीं चली गई। शाहजेब की निगाहों ने दरवाजे तक उसका ताकुब किया। वो जरा भी नहीं बदली थी। गुज़श्ता माहों साल जैसे उसे छू कर बिना गुजरे हों, उम्र जैसे रोक दी गई हो। ना वजन बढ़ा था, ना रूप में तब्दीली आई थी। वैसी ही वैसी दुबली पतली थी। हाँ, फर्क शायद इस रंगत में था जो मुरझा गई थी, इस चेहरे पर जो कुमला का रह गया था। तब्दीली बस उसके हुलिये और लिबास में आ गई थी। खाना शुरू कर दिया गया। सब गुफ्तगू में हिस्सा लेने लगे। जो बातें रह गई थी वो पूछी जाने लगी। युमना और इर्जा बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। दुर्रे पिशा अनोशे के साथ चिपकी बैठी थी। खाना खत्म हुआ तो चाय का दौर चला और फिर शाहजेब और उसकी फैमिली को उनके कमरों तक पहुंचा दिया गया ताकि वो सफ़र की थकान दूर कर सके और गहरी नींद सो सके।
खुद असमत बेगम भी अपने कमरे में चली गई थी। यूं ही सोने की कोशिश करते शाहजेब जमान नाकाम होकर उठ बैठा। तुम इतने घटिया निकलोगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। जमान साहिब की गसीली आवाज़ उसकी समाज से टकराने लगी थी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी। क्या ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? इस दिन के लिए पाल पोस कर जवान किया था कि तुम इस तरह दूसरों की जिंदगियों से खलवार करते फिरो। पापा, मेरी छोटी सी गलती नहीं है ये। वो धाड़े थे, निकाह किया है तुमने उससे, घर से भगाया है उसे। आंखों में मिराल असफन के चेहरे के साथ ही खून आ गया। कुछ ही देर में वो कमरे से बाहर था और आहिस्तगी से सीढ़ियां उतरते नीचे आया था। किचन से बर्तनों की खटपट की आवाज़ें आ रही थी। दरवाजे में रुक कर उसने अंदर देखा। शाम की दोपहर पूरे किचन की सफाई करके मिराल असफन इस्तेमाल शुदा बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था तो वक्त ने अपने तौर पर साबित कर दिया, घटिया मैं नहीं तुम थी। कांच का गिलास मिराल के हाथों से छूटकर सिंक में जा गिरा। एकदम से मुड़कर उसने पीछे देखा। मिल गई तुम्हें अपनी जगह, पा लिया सुकून। वो काउंटर टेबल के सामने खड़ा था। वो जिसकी एक झलक धड़कनों की मुंतशिर करती थी, आज फना कर गई। वो जिसकी आवाज़ मोहब्बत का एहसास लगती थी, आज मौत का पैगाम बन गई। मेरी बर्बादी के लिए तुमने ये जिंदगी चुनी? उसके लहजे में कहर था। आंखों में दर्द भरी खामोशी लिए वो चुपचाप उसे देखे गई। सिंक में पानी गिरता रहा और शोर उठता रहा। तुमने कहा था शाहजेब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो सोचा क्यों ना आज इस बर्बादी का चेहरा देखा जाए। उसके अकब में किचन दरवाजे के पास इफ्तिहाल रुक गई थी। सांस रोके वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। उसकी धड़कन इतनी शदीद थी कि आवाज़ कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। तुम्हारी वजह से बाबा मुझसे नाराज चले गए। फैमिली में एक हंगामा खड़ा हो गया। कोशिश तो बहुत की तुमने, लेकिन कामयाब तो नहीं हुई। किस कदर जब्त के साथ मिराल ने नज़र हटाई और सिंक बंद कर दिया। मैं हमेशा यही सोचता रहा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरे घर, मेरे माँ बाप तक किसने तुम्हें राह दिखाई? किसने तुम्हारा साथ दिया? आंखों में एक नफरत लिए वो बोला तो लहजे में हकारत सी थी। वो सोचने पर याद आया, वहाँ आबाद तो था। आबाद का जिक्र करते उसके चेहरे पर कराहत के असरात नुमाया हुए। जो लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है, उसने तुम्हें बदलने के लिए क्या लिया? बस शाहजेब। उसकी आंखों में सुर्खी आ चुकी थी, नमी आ चुकी थी। दर्द अब हर जख्म से उठ रहा था। इतना बड़ा एहसान किया आखिर उसने तुम पर, कुछ तो लिया होगा, कोई तो सौदा किया ना तुमने उससे। मेराल के कान साएं साएं करने लगे। आस पास जैसे धमाके हो रहे थे। वीराने में मौत नजर आने लगी थी। इज्जत की धज्जियां बिखरी हुई थी। उसकी कुर्सियां वजूद में अब खूबती नजर आई। वो आंखों में गम, सदमा और बेबसी लिए उसे बहुत कुर्ब से देखे जा रही थी। वो चेहरा जो कभी खूबसूरत लगा करता था, वो कितना क्रह था। वो वजूद जो आंखों की ठंडक था, वो कितना मुतफ़न था। उसकी सोच कितनी घटिया, उसका किरदार कितना गिरा हुआ था। उसे मोहब्बत हुई भी तो कैसे इंसान से? उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई भी तो किस इंसान के लिए? 15 साल बाद उसे याद रहा तो बस यही तजस्सुस था भी तो फकत इस बात का कि वो घर तक कैसे आई। मुझे ये समझने में काफ़ी वक्त लग गया। लड़की एक बार किसी के पीछे भागे तो सारी उम्र भागती ही रहती है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। अम्मा मुझे सब बताती रहती है, इस घर में भी जो तुम कर रही हो और करती आ रही हो। मिराल ने बामुश्किल सांस लिया। जिस जहन्नुम में वो रुकी हुई थी, उसका दरोगा आ चुका था। हिसाब की फहरिस्त तवील थी, आज़ाद की लिस्ट अब तवील हो रही थी। खैर, मैं तुमसे इफ्तिहाल की बात करने आया हूँ। मिराल का सांस रुक गया। वक्त पर एबॉर्शन करवा लिया होता तो आज वो हमारे दरमियान डिस्कस ना होती, लेकिन अब क्या हो सकता है? अम्मा की ख्वाहिश है, मैं इस मामले को मजीद नहीं लटका सकता। दरवाजे के इस पार खड़ी इफ्तिहाल की फटी फटी आंखें अपने बाप की पुश्त पर जमी रह गई। इस मामले में जो फैसला होगा वो मैं खुद करूँगा। तुम्हारा इनकार मुझे मिल चुका है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी कोई हैसियत नहीं। इफ्तिहाल ने चाहा मेराल उसे जवाब दे, उस पर चीखे, उसे गुस्सा दिखाए। मेराल साकत थी, खामोश मुजस्मा बनी, पत्थर में ढली, गोया सांस भी ना ले रही हो। अपनी बात पूरी करके वो जाने के लिए मुड़ा तो इफ्तिहाल तेजी से दरवाजे से हटकर पर्दे के पीछे हो गई। कुछ ही देर बाद उसने कदमों की चाप सुनी।
वो सीढ़ियाँ चढ़ कर जा चुका था। किचन में वापस जाने की इब्तिहाल में दोबारा हिम्मत ना हुई। वो वापस अपने कमरे में चली गई। उससे कुछ सुकून ना मिला तो अकबी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। काफ़ी देर तक वो गहरी सांसें लेती रही, यूं जैसे अपनी समात पर यकीन करना चाह रही हो, शहजाब के लफ्ज़ों को समझना चाह रही हो, उसके इरादों को परखना चाह रही हो। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आई तो मेराल उसे बिस्तर पर बैठी दिखाई दी। उसकी रंगत जर्द थी और आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। अभी तक जाग रही हो? उसने पूछा, मामूल की तरह। इब्तिहाल चुपचाप उसे देखे गई। शाहजेब वापस आ रहा है, आपके क्या एहसासात हैं? उसे अपना सवाल याद आया। उसने एहसासात की बात की। इब्तिहाल पर अब इंकशाफ हुआ था, मेराल असफन तो जिंदा भी नहीं थी।